भाई ये युद्ध एकदम अलग दिशा में चला गया। तबाही ऐसी मच रही है दोनों तरफ से कि किस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया के इकोनॉमिक जो हालात हैं उनको बर्बाद करने के लिए बढ़ रहा है। कुछ भी आज की तारीख में कहना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप धमका भी रहे हैं और समझ भी नहीं आ रहा है वो कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। ईरान भयानक गुस्से में है। जब से उसकी गैस रिफाइनरी पर हमला हुआ है वो लगातार पूरे मिडिल ईस्ट के जो भी ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं उन पर हमला करने पर आमादा है। तो दुनिया में ऐसी चीज़ें अब आने आने भविष्य में देखने को मिल सकती हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यूरोप परेशान है, मिडिल ईस्ट पूरा परेशान है, भारत पर भी इसका असर बहुत जल्द नजर आएगा और अभी रुझान तो दिख ही रहे हैं, झलक पर दिख ही रहे हैं। इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे कि डिप्लोमेसी में और पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ है जो बिल्कुल बेहद डरावना है और चौंकाने वाला है। मेरे साथी विनय सुल्तान मौजूद है अपनी डायरी लेकर फिर से एक बार। विनय, क्योंकि जो हम कल वीडियो कर रहे थे, कल तक जो इंटेंसिटी थी और आज हम जब बात कर रहे हैं, आज जो इंटेंसिटी है, मुझे लगता है युद्ध एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और अभी तक क्या है कि इकोनॉमी पे असर रह रह के आ रहा था, पर अब तो जो असर आ रहा है या आता दिख रहा है वो तो भयानक है। समझाइए इसको लोगों को। दरअसल क्या हुआ है कि जिस तरीके से ईरान ने वापस रिटेलिएशन में कल ईरान के साउथ फार्स जो गैस फैसिलिटी है उसके ऊपर अटैक हुआ था, और ईरान ने जो रिटेलिएशन किया उसके चलते हुआ ये है कि अमेरिकी बाजार क्रैश हो गया है, यूरोपियन मार्केट्स क्रैश हो गए हैं, इंडिया का स्टॉक मार्केट भी 3-3.5% का क्रैश वहाँ पर भी देखने को मिला है। दुनिया भर में जो हम लगातार आपको ये बोलते हुए आ रहे थे कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो दुनिया भर जो है, पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी का दौर जो है हमारे सामने मुंह बा के खड़ा हुआ है, और वो चीज़ जो है दुर्भाग्य से सच होती हुई हमको अब और दिखाई दे आर्थिक रहा है। मंदी तो है ही। आने वाले समय में जो तेल की, गैस की किल्लत, उसकी वजह से जो परेशानी है, मतलब जो रोज हमें जिसकी जरूरत है चलने के लिए, खाने के लिए, उस पर जो असर आने वाला है या आ सकता है, जिसकी प्रबल संभावना नजर आ रही है, वो और खतरनाक है। वो और भयंकर है। तो हम लोग जो है रवायत जैसे हमारी रही है कि ईरान के जो हिट्स रहे हैं वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि बिल्कुल। ईरान ने कहाँ कहाँ हिट किया है। तो रियाद में 2 बड़े ब्लास्ट, हमको पहले इनिशियल रिपोर्ट आई थी कि 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद में हमको ये कंफर्मेशन आया कि आरामको का जो वहाँ पे आरामको जो उनकी ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे कि इंडस्ट्रियल जोन 2 में जो है हिट हुआ है। ये जगह हमने यूएसए का जो और सऊदी का एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे चलता है रिफाइनरी का, और ये जगह वही जगह है जहाँ से यूएस एयरफोर्स को अपना एविएशन फ्यूल मिलता है, और एविएशन फ्यूल का डिपो भी हिट किया गया है, और उसके अलावा रिफाइनरी को भी हिट किया गया है। वहाँ से हमको आग के गोले निकलते हुए दिखे हैं, विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। तो ये पहली बड़ी घटना जो है ये हुई है। उसके बाद में बहरीन पे लगातार हमले हुए हैं। एरबिल जो इनका एयरबेस है इराक में, उसके ऊपर हमले हुए हैं। वहाँ पे बाकायदा हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है कि वहाँ पे हिट किया गया है ड्रोन से। और सबसे बड़ा हिट अगर कल ईरान की तरफ से हमको देखने को मिला, वो मिला है रास लफान रिफाइनरी जो है कतर की, उसके ऊपर। और ये रिफाइनरी जो है वो शेल जो एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, वो इसको पूरी तरीके से इसको ऑपरेट करती है। और शेल ने कहा है कि हम अभी तक जो हमारा डैमेज हुआ है उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना डैमेज जो है हमारा हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट हिट हुआ है। कतर एनर्जी ने बयान जारी किया है, कतर की जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसने, और कहा है कि 2 बार हमारे ऊपर हिट हुआ है और बड़ा हमको नुकसान हुआ है। बिल्कुल। अभी तक आपने जो हमले सुने जो ईरान की तरफ से किए गए, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ज्यादातर ऑयल रिसोर्सेज, गैस रिसोर्सेज जो मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज है उन पर हो रहा है। और कल जैसे विनय सुल्तान ने आपको बताया था कि कतर ने जो ईरान में हमला इसराइल के द्वारा किया गया, उनकी गैस फील्ड जो है उस पर किया गया, उसका खंडन किया था। क्यों किया था? इसीलिए किया था। इसीलिए ये जो किया हमला था, कतर में कतर में हुआ हुआ है, है रास लफान और में। इसका असर डिप्लोमेसी पे कैसे पड़ रहा है, कैसे ट्रम्प धमका रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको वो बाद भी में। बताएंगे। और हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच में झड़प चल रही है साउथ लेबनान में, ये लगातार चल रही है, वहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन है। इसके अलावा इस्लामिक रेसिस्टेंस जो कि इराक में सक्रिय है, एक इत्तेहादी है ईरान का, एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, उसने ये कहा है कि कल 24 घंटे में उसने 29 ऑप किए हैं, और 29 ऑपरेशन किए हैं वहाँ पे इराक में जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं उनके खिलाफ, और कई दर्जनों ड्रोन उन्होंने इस ऑपरेशन में शामिल किए हैं। उन्होंने काफ़ी साइजेबल नुकसान पहुंचाया। एरबिल का हमने आपको बताया, वो एरबिल इराक में ही है। इजरायली हेल्थ मिनिस्टर ने कल ये कहा है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं 24 घंटे में, उसमें 177 लोग एक दिन में घायल हुए हैं। ये बड़ा तादाद है इजराइल के हिसाब से। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट पे ही हमले कर रहा है, वो इजराइल को भी लगातार निशाने बना रहा है, और इजराइल में भी आपको ठीक ठाक वहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। एक ऐसी जगह पर यानबू पोर्ट है जो कि सऊदी अरेबिया का पोर्ट है। रियाद के बाद में हमें दूसरा पोर्ट जो सऊदी अरेबिया का हिट हुआ है। ये पोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सऊदी अरेबिया को डायरेक्ट जो है रेड सी में
अपनी एक्सेस देता है रेड सी में, उसकी पहुंच बनाता है, जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज का जो अभी चौक पॉइंट है उसको बाईपास कर सकता है। यहाँ पे सेमरेफ नाम की एक रिफाइनरी है, उसको डायरेक्टली हिट किया गया है और स्पोर्ट को हिट किया गया है ईरान की तरफ से, और इसकी कंफर्मेशन हमारे पास में है। अभी अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं शाम को 8 बजे 19 तारीख को, उस समय हमारे पास में ये विजुअल कंफर्मेशन है कि हाइफा में जो बजान रिफाइनरी है उसको फिर से हिट किया गया। पिछले 3 दिन से लगातार उसको हिट किया जा रहा है। हालांकि वो रिफाइनरी बंद है, लेकिन उसकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से ईरान जो है नस्ते-नाबूद करने में लगा हुआ है। इसके अलावा नेतन्या विलेज है, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। वहाँ पे 4 कैजुअलिटी की बात हमारे सामने आई है, वो बढ़ भी सकती है। जलजूलिया सेंट्रल इजराइल में एक जगह है जहाँ पे हमको डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। इसके अलावा मीना अल अहमदी एक रिफाइनरी है कुवैत में, उसको डायरेक्ट हिट किया गया है ड्रोन स्ट्राइक में, और उसमें कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तरफ से ये कहा गया कि हमारे ऊपर डायरेक्ट हिट हुआ। उसके बाद ये कल रात की बात है, फिर सुबह आज सुबह फिर जो है ईरान की तरफ से उसको फिर हिट किया गया है। और इसके अलावा यूके के मरीन ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO, जो हमने कल भी आपको बताया था, उसने आज ये बताई, ये सूचना दी है कि एक वेसल और हिट हुई है। ख्वारफकन एक UAE का पोर्ट है, वहाँ से 11 नॉटिकल माइल दूर एक वेसल के हिट होने की ईरान की तरफ से हिट किया गया है। ऐसा कंफर्मेशन UKMTO की तरफ से दिया गया है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जितने तमाम ये रिफाइनरीज, ये ऑयल गैस मतलब गैस के जितने भी प्रोसेसिंग सेंटर हैं, और ये ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हिट करने से हो क्या रहा है? इसको हिट करने से हो ये रहा है कि सिर्फ ये पेट्रोलियम लुब्रिकेंट या गैस की बात नहीं कि ईंधन तो खर्च हो ही रहा है, उसके अलावा आप ये समझिए लुब्रिकेंट्स का जो मार्केट है वो भी इसी यहाँ से आता है। फर्टिलाइजर, हमारे यहाँ पे मानसून का सीजन आने वाला है, जो हमारे किसानों को यूरिया चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए, वो भी इसी इंडस्ट्री से आता है। इसके अलावा प्लास्टिक और पॉलीमर के जो जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो भी सीधे तौर पे जो है इन रिफाइनरी से जुड़े हुए हैं। तो आप ये समझिए, आज मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 11% का जो है इजाफा हो गया है पैक्ड बोतल की कीमतों में, क्योंकि पैक्ड बोतल में जो प्लास्टिक की बोतल आ रही है उनकी कीमत बढ़ गई है, उनकी लागत लगातार बढ़ गई। तो प्लास्टिक हमारे जहाँ पे इन्वॉल्व है, हमारे पूरे जीवन में रोजमर्रा के सामानों में इन्वॉल्व है, वो भी लगातार उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। मतलब असर आप कह रहे हैं सिर्फ पेट्रोलियम पर या गैस पर नहीं आएगा, हैं? असर तो खेती सारी किसानी चीजों पर में, आएगा, खाने पीने सब की चीजों पे आएगा। और सभी जगहों पे आएगा। हाँ, और सारी जगहों पर आगे, जैसे आप ये समझिए कि भारत में अगर डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो सही सीधे तौर पे महंगाई बढ़ेगी। तो डीजल की कॉस्ट बढ़ने का मतलब सिर्फ डीजल की कॉस्ट बढ़ना नहीं है कि ऑब्वियस। तो महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी। और यही स्थिति हुई है कि अभी अमेरिका का बाजार कल औंधे मुँह गिरा है। अमेरिका के बाजार में 82,000 करोड़ रुपए जो हैं एक रात, रुपए नहीं सॉरी डॉलर, तो आप उसका अंदाजा लगाइए, अगर उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे वो एक रात में स्वाहा हो गए। भारत का बाजार जो है वो 3-3.5% आज गिरा है, बहुत बुरी तरीके से टूटा भारत का बाजार। और यूरोप के बाजारों में भी आज ब्लड बाथ चल रहा है, पूरी तरीके से जो है खून की होली खेली जा रही है। वहाँ पे भी बुरी तरीके से बाजार जो है औंधे मुंह पड़े हुए हैं। और यूरोप को जो है अब फर्स्ट बर्न फील होना शुरू हो रहा है इस पूरी की पूरी लड़ाई का। अभी तक यूरोप जो है, हालांकि उसके गैस और जो है नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाईज कटी हुई थी, प्रभावित थी, लेकिन अब जो है उसको इकोनॉमिक बर्न जो है पहली बार झेलना पड़ रहा है। और ऐसी भी खबरें आ रही है कि जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के कुछ देश जो है अब फाइनली तैयार हो गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल किया जाए। अच्छा। तो ऐसी खबरें आ रही हैं। ट्रंप को मना कर दिया था, हाँ, अब ऐसी संभावना है कि वो साथ बढ़ आके रही हैं। कंट्रोल हाँ, करने के क्योंकि प्रयास आप कर ये सकते समझिए एक रात में यूरोप में 30% जो है कीमतें अचानक से बढ़ गई हैं गैस की। और वहाँ पे यूरोप में डीजल और पेट्रोल से ज़्यादा कारें जो है वो CNG और इस तरीके की नेचुरल गैस पे चलाई जाती हैं ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के रोजमर्रा, और वहाँ पे जैसे यूरोपियन देश जो ठंडे देश हैं, वहाँ पे जो हीटर लोग जला रहे हैं जो घर गर्म रखने के लिए, वो भी गैस से ही चला रहे हैं। तो गैस उनके रोजमर्रा के ईंधन में, रोजमर्रा की ऊर्जा की जरूरतों में गैस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपना। चलिए अब इजराइल के हमलों पे आते हैं। इजराइल और US के जो हमले ईरान और उनके दुश्मनों पे हुए जी। तो इजराइल ने ये कहा है कि कैस्पियन सी में जो जब आप ईरान का नक्शा देखेंगे तो ईरान का ऊपरी छोर जो है वो कैस्पियन सी में जाके खुलता है, और वहाँ पे ईरान के बहुत सारे नेवी वेसल्स और बहुत सारे उनके पोर्ट हैं, तो उनको जो है हिट किया गया है। ये पहले एक्सियस ने ये खबर छापी थी। उसके बाद में बंदर अंजाली नाम की एक जगह है कैस्पियन सी में, उसको हिट किया गया। इजराइल की तरफ से दावा किया कि उन्होंने कई सारे नेवी वेसल्स जो हैं ईरान के वहाँ पे स्टेशन थे उनको खत्म किया है। इसके अलावा रिटानी रिवर क्रॉसिंग जो है, वहाँ पे 2 क्रॉसिंग्स को IDF ने उड़ा दिया है साउथ लेबनान में, ये IDF की तरफ से दावा किया गया। वेस्टर्न ईरान में पहली बार जो है एयर स्ट्राइक हुई है, कई IRGC के जवानों को मारा है। ये भी IDF ने कहा है कि उन्होंने वेस्टर्न जवान में लगातार एयर स्ट्राइक करके कई जगहों पर ऐसे टारगेट बनाए हैं जहाँ पे IRGC को उनको जवान दिख रहे थे, उनको ताक बांध के उन्होंने मारा और कई लोगों को उन्होंने
मतलब मौत उनके अटैक्स में हुई है। और आईडीएफ ने ये कहा है अपने ही प्रेस रिलीज में कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 200 टारगेट जो हैं ईरान में हिट किए हैं। और इस बीच में हिजबुल्लाह की एक इमाम हुसैन डिवीज़न है, उसका पहले जो उसके कमांडर था अली मसलन तवाज़ेह, उसको मारा था आईडीएफ ने कुछ दिन पहले। वो उनके हमले मारे गए थे। उसके बाद उसको जिन्होंने सक्सीड किया, उसके जगह पे जो नए कमांडर बने थे हसन अली मरवान, उसको भी मार गिराया है आईडीएफ ने, ऐसा उनका कहना है। हाँ, हिजबुल्लाह जो कि एक आतंकी संगठन है और लेबनान से ऑपरेट करता है, उसके नए कमांडर जो हैं उसको मार गिराया गया है। मतलब हिजबुल्लाह के नहीं, हिजबुल्लाह के एक जो डिवीज़न है इमाम हुसैन डिवीज़न, उसके कमांडर को मार गिराया है। आईडीएफ ने नॉर्दर्न ईरान को पहली बार टारगेट किया है, ऐसा उन्होंने पहली बार कहा है कि हमने पहली बार इन पूरे 18-19 दिन के युद्ध में पहली बार हमने नॉर्दर्न ईरान को टारगेट किया। अब नॉर्दर्न ईरान को टारगेट करना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझ लीजिए। कहा जाता है कि नॉर्दर्न ईरान में बहुत सारी फैसिलिटीज़, अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज़ जो हैं वो ईरान की हैं, और वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पहाड़ों के अंदर जो है सुरंगें बना के वहाँ पे मिसाइल्स अपनी रख रखी हैं, लॉन्चर्स रख रखे हैं। और ईरान लगातार, हम जैसे देख रहे हैं कि बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तो ईरान के लॉन्चेस 300 साढ़े 300 के तकरीबन होते थे मिसाइल के, बैलिस्टिक मिसाइल के। वो गिरते गिरते बीच में 9, 10, 15, 20 तक आ गए थे। लेकिन अब हमको वापस से उन लॉन्चेस में सर्ज दिखाई दे रहा है, ड्रोन्स के लॉन्चेस में भी सर्ज दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई। तो आईडीएफ ने कहा है कि वो नॉर्दर्न ईरान को उन्होंने टारगेट किया है। इसके अलावा आईडीएफ ने ये कहा है कि साउथ लेबनान में उसने कल हिजबुल्लाह के 20 आतंकवादियों को मारा है। और इसके अलावा आईडीएफ का ही ये दावा है कि MI-17 हेलीकॉप्टर जो सनंदाज एयरपोर्ट पे था हमदान में, उसको भी उन्होंने अपनी एक स्ट्राइक में मार गिराया है। MI-17 मिलिट्री ग्रेड का हेलीकॉप्टर होता है जो कि कैरियर होता है, इधर से उधर सामान और जवानों को ले जाने का काम आता है। हमास ने का खान यूनिस जो ब्रिगेड है उसका जो कमांडर है अबू सालेह, हमास जो कि गाज़ा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है, एक आतंकी संगठन है, उसको अबू सालेह के, उसका जो कमांडर है अबू सालेह, उसको मार गिराया है। बार बार जब मैं हमास को आतंकी संगठन कहता हूं तो कई लोग हवाला ये देते हैं कि भारतीय सरकार जो है उसको आतंकी संगठन नहीं मानती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो अभी कश्मीर में पहलगाम में, क्यों कहता हूँ, क्योंकि पहलगाम में जब हमला हुआ था उससे पहले हमास के कमांडर्स हमको कश्मीर में दिखाई दिए थे। हमास के कमांडर जो हैं वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की रैलीज में, उनके इवेंट्स में जाते रहे हैं और कश्मीर के मुद्दे पे इन आतंकी तंजीमों के साथ में अपनी सोलिडारिटी दिखाते रहे हैं। तो इसमें मेरे को कोई संशय नहीं है। आपको हो सकता है कि हमास एक आतंकी तंजीम है कि नहीं, मेरे लिए तो जो है वो है, मेरा एनालिसिस इसी तरीके से काम करता है। तो ये मोटा मोटी इजराइल के जो हिट हैं, ये दोनों तरफ से जो हिट है, जो 24 घंटों में पिछले अटैक और उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है, और कैसे एक दूसरे के जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ऑयल और तेल के और गैस के, वो कैसे एक दूसरे के निशाने पर आ गए, ये आपको समझाया। अब डिप्लोमेसी पे आते हैं, और डिप्लोमेसी में सुल्तान, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इजराइल एक हमला करता है ईरान के एक बड़े गैस रिसोर्स पे, और यूएस, उसके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था। नहीं, दावे चेंज हुए हैं फिर। डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, वो मतलब क्लासिक डोनाल्ड ट्रंप है। कल मैंने आपको बताया था, कल जिन लोगों ने हमारा एपिसोड ये देखा था वॉर अपडेट का, उनको ये पता है, मैंने कान न्यूज़ जो है उसके हवाले से बताया था कि वहाँ पे एक खबर छपी जिसमें इजराइल की तरफ से ये कंफर्म किया गया कि यूएसए और इजराइल की जॉइंट स्ट्राइक थी, और यूएसए इस पूरी की पूरी स्ट्राइक में जो साउथ फार्स का जो गैस फील्ड है और वहाँ पे जो गैस प्रोसेसिंग यूनिट है उस पर जो हमला हुआ है उसमें यूएसए शामिल था। और ये बात बार बार जो है अमेरिकन मीडिया में कही गई। फिर ट्रंप ने जो है एक शुरुआत में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब जो है ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, मतलब उसके ऑयल स्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएंगे। हमने एक बार बनाया, वो इसलिए बनाया, समझाने के लिए बनाया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, उस दबाव के लिए बनाया। और मेरे को लगता है कि ईरान के पास में मैसेज पहुंच गया है और अब हम जो है उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ये ट्रंप ने पहला बयान दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमको पता ही नहीं था, इजराइल ने कर दिया। और अब अगर इसके जवाब में अगर ईरान जो है कतर के ऊपर हमला करता है तो ठीक नहीं रहेगा, उन्होंने धमकी दी बाकायदा ईरान को। और उसके बाद में कतर में लगातार हमले जो है, अभी भी इंटरसेप्शन जो है चल रहे हैं, कुवैत में लगातार हमले हो रहे हैं, वहाँ पे इंटरसेप्शन चल रहे हैं, बहरीन में लगातार हमले हो रहे हैं। तो ईरान की तरफ से कोई भी उस धमकी का असर ईरान के ऊपर दिख रहा हो, ऐसा नहीं है। हालांकि धमकी से मेरे को याद आया कि IRGC ने बहुत शुरुआत में, इस युद्ध के बहुत शुरुआत में ये कहा था कि अगर उनका ऑयल स्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट के पूरे ऑयल स्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, जला कर भी दिया है उन्होंने कहा था। और ये यूएसए ने ये लाइन क्रॉस की खर्ग आइलैंड पे हमला करके। और खर्ग आइलैंड पे हालांकि उन्होंने कहा कि मिलिट्री हमने टारगेट्स ही हिट किए हैं, लेकिन खर्ग आइलैंड के बाद में तुरंत IRGC ने ये बयान दिया था। और उसके बाद में इजराइल अमेरिकी स्ट्राइक हुई है बाकायदा।
साउथ फार्स में जो गैस फील्ड है वहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके ऊपर, और उसके बाद ईरान ने जो है वो अपना जो धमकी दी थी उसको वो सच साबित करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट का जितना भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके रीढ़ की हड्डी है, जो उनके मतलब रोजमर्रे का खाना पीना है, जो उनका रोजगार है सबसे बड़ा, वो पूरी ये तरीके सब से तो हिट ठीक है हो रहा है। भैया, पर डिप्लोमेसी होती है इसलिए कि दुनिया में शांति बने रहे, सबके अपने हित हैं, देश भर के दुनिया भर के जो तमाम देश हैं उनके हित सधे रहे। अब ये जो आफत आ रही है इसके लिए डिप्लोमेसी कुछ काम कर रही है? जो दुनिया के बड़े देश है, सबसे बड़ा देश जो है, जो सबसे ताकतवर खुद को बताता है, वो तो जो कर रहा है वो दुनिया देख ही रही है। बाकी जो देश हैं, रूस है, चाइना है, भारत है, यूरोप है, इनकी तरफ से कोई प्रयास हो रहा है भैया कि बहुत थोड़ा सही बहुत दिशा में जाए विचित्र, मामला? कल के बाद में जो कल का जो एक्सीलरेशन हुआ है उसके बाद में बहुत विचित्र स्थिति बन गई है। और जो मैं अब बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी ये कह रहा था कि अगर ये जो युद्ध है वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने के ऊपर चला जाता है, अगर उधर बढ़ जाता है, तो अगला जो आखिरी टारगेट रहता है वो डिसैलिनेशन प्लांट रहते हैं, जहाँ से पूरी अरब दुनिया जो है पानी पीती है, समुद्र का खारापन हटा के अपने लिए पीने लायक पानी बनाती है, और रेगिस्तानी इलाका है। तो अगर डिसैलिनेशन प्लांट भी अगर हिट होने लगे, जो अगला एक्सीलरेशन का जो लेडर है, अगली जो सीढ़ी है, अगर वो हिट होने लगे, तो फिर वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, और फिर युद्ध जो है वो बहुत ही अलग दिशा में चला जाएगा। तो ये आखिरी स्टेप बचा हुआ है, क्योंकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेजिटिमेट टारगेट हो गए और ईरान लगातार उसको हिट कर रहा है। उनके यहाँ पे एक ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायदे से हिट हुआ है, उसके बाद वो लगातार जो है हिट किए हुए हैं। अब डिप्लोमेसी के फ्रंट पे क्या हुआ है, सबसे पहली बात तो कतर का, क्योंकि रासफान जो है वो हिट हुआ है, उसके बाद में कतर ने क्या किया है, ईरानियन जो मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैचेज जो हैं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब आप अब यहाँ पर नहीं रह सकते। अच्छा, आप ये समझिए, कोई भी एम्बेसी, कोई भी दूतावास, कोई भी हाई कमीशन किसी देश में होता है, तो वहाँ पे मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैचेज जो होते हैं वो हर देश अपनी तरफ से नियुक्त करता है। वो इसलिए करता है कि हमारी एम्बेसी की सुरक्षा के लिए जो है हम अपने सुरक्षा अधिकारी वहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं। और दरअसल होता ये कि सिक्योरिटी अटाचे या मिलिट्री अटाचे के भेष में अक्सर जो है वो इंटेलिजेंस के लोग वहाँ से ऑपरेट करते रहते हैं, वो खबर लेते रहते हैं। हर देश को पता होता है कि ऐसा हो रहा है, और हर देश है ये काम करता ही है। एक तरीके से जो एस्पिनाज ऑपरेशंस चलते हैं उनको एक जो है सफ़ेद पर्दा उनके ऊपर डालने के लिए ऐसा काम होता है। तो कतर ने मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैचेज को हटा दिया है, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और भेज दिया उनको अपने देश में। और इस बीच में ये हमने आपको बता ही दिया कि 30% सर्ज जो है यूरोप में गैस के प्राइस में हो गया है। 82,000 करोड़ के डॉलर का यूएस स्टॉक मार्केट में, ये बता दें। एक इस बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि सबसे बड़ा जो न्यूज़ नेटवर्क है यूएसए का, एबीसी न्यूज़, उसने सैटेलाइट इमेज, तमाम तरीके की सैटेलाइट इमेज जो हैं उनको उनका विश्लेषण करके ये बताया है कि कम से कम 10 रडार साइट्स जो हैं यूएसए की हिट हुई हैं डायरेक्टली, जो कि तबाह हो गई, काम नहीं कर रही। और रडार साइट्स का हिट होने का मतलब है कि आपके पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अंधा हो गया, उसको दिख ही नहीं रहा है, तो वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। तो ये एबीसी, इसके अलावा उन्होंने ये भी कंफर्म किया एबीसी ने कि यूएसए के हैंगर्स हिट हुए हैं, उसके अलावा फ्यूल स्टोरेज हिट हुए हैं और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हिट हुई हैं। ये एबीसी ने जो है वो अपने सैटेलाइट इमेजेस जो उन्होंने यहाँ से मतलब प्राइवेट एजेंसी से जो गैदर किए थे, उनके विश्लेषण के आधार पे एबीसी ने ये खबर की है। उन्होंने कंफर्म किया है कि अमेरिका को इस युद्ध में एक ठीक ठाक नुकसान अभी तक हो चुका है। ठीक है। इस बीच में एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओमान के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से। उनका नाम है बद्र बिन हमाद अल बुशैदी, और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के जो देश हैं, जो दोस्त देश हैं, जो साथी देश हैं, उनको मदद करनी चाहिए अमेरिका को कि वो इस युद्ध से बाहर निकले। ये इलेजिटिमेट वॉर है, ये अवैध वॉर है, इसके हक नाहक वॉर है, और इससे जो है अमेरिका को बाहर निकल जाना चाहिए। और उसके लिए उसके जो दोस्त देश हैं, जो कि यूएई हैं, कतर है और इस तरीके के जो देश हैं, उनको मदद करनी चाहिए कि अमेरिका को कहीं से फेस सेविंग मिले और वो उसको इस युद्ध से बाहर निकालें। तो कुल मिला के वो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी तरफ से अमेरिका को सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आप इस युद्ध में अब मत पड़िए, हो गया प्रभु, अब आप यहाँ से जाइए और कुछ शांति हो, तो हमारे जो है धंधे के ऊपर जो है, हमारे तेल और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है चोट पहुंचना बंद हो। तो ये ओमान के जो एफएम है उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। इस बीच में व्लादिमीर पुतिन ने खत लिखा है जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुर्तजा खमनेई को। वो उन्होंने खमनेई को ये लिखते हुए उन्होंने लारजानी के, अली लारजानी के जो मारे जाने को, उनका एसेसिनेशन पे, उनकी मौत के ऊपर जो है कंडोलेंस लेटर लिखा है कि हमको दुख है इस तमाम जो घटना आपके साथ में हुई और जिस तरीके से लारजानी को मारा गया, क्योंकि लारजानी बहुत रेस्पेक्टेड फिगर हैं ईरान के पॉलिटिकल सर्कल में, और उनको वो एक तरीके से अली खामनेई के मरने के बाद में डिफेक्टो रूलर वही थे, वही एक तरीके से पूरा का पूरा निज़ाम वहाँ का चला रहे थे।
और इस बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी कि ट्रम्प जो है अब और स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं। ये तो मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर छपी थी कि अब ट्रम्प नहीं और स्ट्राइक करना चाहते आज हैं। सुबह उनका जो ट्रूथ सोशल पे आया वो तो सीधे धमका रहे हैं ईरान को कि कतर और बाकी मिडिल ईस्ट पे आपने हमला किया तो हम और भीषण हमला करेंगे। अब उनके पास में बचा क्या है और भीषण हमला करने से? ये ट्रम्प लगातार इस किस्म की बातें करते हैं कि हम ओब्लिटरेट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 18-19 दिन में जो है इनकी आंखें बाहर आ गई हैं। इनको समझ में आ गया है कि ईरान के साथ में कितना बड़ा मिस कैलकुलेशन इन्होंने ईरान पे हमला करके किया है। और ये जो इकोनॉमिक चोट जो अब इनको पहुंचना शुरू हुई, आप देखिएगा ऑयल के प्राइसेस जो हैं उसमें भी एक सर्ज। अभी जो लास्ट मैंने चेक किया था वो 98 के लगभग ब्रेड जो क्रूड ऑयल है वो 105-106 के आसपास जो है डॉलर प्रति बैरल जो है वो ट्रेड कर रहा था। लेकिन जो है अब ऑयल के प्राइसेस जो है वो अब से फिर सर्च करना शुरू होंगे। जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरी तो एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं ना भाई, अपने एक दूसरे की रिसोर्सेज पे, तो बढ़ ही सकता है। इस बीच में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत दिलचस्प खबर छापी। उन्होंने ये कहा है कि पेंटागन ने, जो वहाँ का आर्मी हेडक्वार्टर है अमेरिका का, उसने ये $200 बिलियन का अतिरिक्त फंड मांगा है। कि ईरान वार को लेकर हमको $200 बिलियन का अतिरिक्त फंड चाहिए, हमारे पास में इस युद्ध को लड़ने का फंड जो है वो चुकता जा रहा है। और अब ये जो फंड है इसको कांग्रेस से अप्रूवल मिलना जरूरी होगा, ट्रम्प जो है डायरेक्टली नहीं दे पाएंगे। तो संसद से इसका वहां अप्रूवल, पर ये फंसेगा मामला फिर तो। हाँ वहाँ पे ये फंस सकता है मामला कि ट्रम्प को क्या स्थिति झेलनी पड़ सकती है वहाँ पे। और इसके बाद में रॉयटर्स ने ये खबर छापी है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स बढ़ाने की, मतलब वो सैनिक वहाँ पे बढ़ाने की कवायद में लगा हुआ है। वो उस ग्राउंड पे, फोर्स, हाँ ग्राउंड फोर्स, वो वहाँ पे विचार कर रहा है कि किसी भी तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में कर लें तो हमारे ऊपर जो दबाव बना हुआ है वो दबाव हटना शुरू हो। और ये हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो वहाँ पे, अगर जो होल्डिंग पावर है जो उस इलाके को डिफेंड करके बैठी हुई है, उसको खाली नहीं करवा सकता। बहुत मुश्किल, लगभग मिलिटरीली इम्पॉसिबल टास्क उसको माना जाता है। तो ये स्थिति है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 मील का ऐसा रास्ता है जो कि जहाँ पे भारी जहाज चल सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ 2 मील के इलाके में इतनी गहराई है कि भारी जहाज यहाँ से निकल सकते हैं। और 2 मील के इलाके को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे अगर कोई वेसल निकल रही है उसको टारगेट करना बिल्कुल आसान होता है। सिटिंग डक होता है जिसको आर्मी की भाषा में कहा जाएगी, बैठी हुई बतख है कोई भी जाके मार दे टाइप में। तो ऐसा है। तो ये, और आपको पता ही, हमने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि जापान से एम्फीबियस और मरीन मिला के 5000 का ट्रूप्स जो हैं, 5000 सैनिक जो हैं वो जापान से मूव किए गए थे कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट में। तो ये स्थिति बनी थी। अब वहाँ पे और ग्राउंड इन्वेजन के लिए, क्योंकि इनके पास में ऑप्शन, मिलिट्री के ऑप्शन जो है वो लगातार खत्म होते जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वॉर में वो करें क्या, ईरान का किस तरीके से उसको प्रेशराइज करें। अच्छा, तो जैसे हमारे यहाँ पे लगता है कि सरकारी जांच एजेंसियों को ऐसा आरोप लगता है कि वो राजनीतिक हितों के लिए, राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। अब ऐसे ही आरोप जो है हमको अमेरिका में भी लगते दिख रहे हैं। जोई कैंट, जो वहाँ के नेशनल काउंटर टेरर सेंटर, जो एनसीटीसी के जो है हेड थे, और उन्होंने कल इस्तीफा दिया यह कहते हुए कि ईरान पे जो वॉर है वो गलत तरीके से अमेरिका मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन का शिकार हुआ, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और इजरायली मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का, हमारे यहाँ पे टीवी चैनल से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई उसका शिकार हुआ, और अमेरिकी जनता को इस जबरदस्ती इस युद्ध में झोंका गया बिना कोई लेजिटिमेट कारण के, ये कहते हुए उन्होंने जोई कैंट ने इस्तीफा दे दिया था। और आज जो है, जो हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में, और आज जो है उनके ऊपर FBI की जांच शुरू हो गई है कि वो जो है कहीं ऑफिशियल जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं शेयर न कर रहे हो दुश्मन देशों से। तो इस तरीके से उनके ऊपर जो है जांच बैठना शुरू हो गई है। और इस बीच में UAE के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी साउथ फार्स जो गैस फैसिलिटी थी उसके ऊपर इजरायली हमले की कड़ी निंदा कर दी है, क्योंकि उनको भी पता है कि ना, मायने समझ रहे हैं ना इसके, हाँ, कि निंदा क्यों हो रही है, कि हम पर एग्रेसिव ना हो जाए ईरान, हम पर डायरेक्ट अटैक ना करने लगे। क्योंकि अभी तक तो क्या है, ईरान कहता है कि जो आपके स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं, जहाँ US और इजराइल उनके स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं जो वहाँ बनाए रखे हैं उन्होंने, उस पर हमला, पर अब मामला आगे निकल गया है। इसीलिए अब लेजिटिमेट टारगेट सब ऑयल स्ट्रक्चर हो गए। और इस बीच में जोई कैंट ने कार्ल टकरसन को एक इंटरव्यू दिया है। कार्ल टकरसन वहाँ के बहुत इन्फ्लुएंशियल मतलब जर्नलिस्ट हैं, और तमाम तरीके से, जो खासतौर पे जो मागा बेस है वहाँ पे, जो ट्रम्प का समर्थक रहा है किसी समय में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो बेस है, उसमें कार्ल टकरसन को बहुत सुना जाता है, उनको बहुत देखा जाता है। तो कार्ल टकरसन इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, और उन्होंने जो है जोई कैंट का इंटरव्यू लिया, और उसमें उन्होंने कई तरीके के खुलासे किए जोई कैंट ने, जो कि उनके नेशनल काउंटर टेरर सेंटर के अभी तक चीफ थे, अब एक्स चीफ हो गए हैं। तो उन्होंने कई खुलासे किए हैं। इसमें ये पहला खुलासा ये किया है कि ईरानियों को, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात बोली है कि ईरानियों को अगर सच में न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए ही होता, अगर लेना ही होता उनको, तो खूब सारा ऑयल देके पाकिस्तान से ले लेते। उन्होंने
पाकिस्तान इस मामले में बदनाम रहा है न्यूक्लियर सीक्रेट्स को ट्रेड करने के मामले में, तो उन्होंने ये कहा कि लेकिन ईरानी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको दरअसल बनाने नहीं, कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं हमारे पास था। जो लगातार ये बात कही गई कि 9/11 की किस्म का अटैक जो है ईरान की तरफ से होने वाला है, इस वजह से हम उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं, वैसी कोई स्थिति, ये वो आदमी बोल रहा है जो नेशनल काउंटर टेरर सेंटर का चीफ रहा है, और उसने ये कहा कि हमारे पास में ऐसे कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि ईरान की तरफ से हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला था 9/11 किस्म का। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं अली खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनका कोई मैं फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वो इतने सालों से वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे थे, और उन्हीं की वजह से ऐसा संभव हुआ कि ईरान इतने साल में जो है वो बम नहीं बनाया। उन्होंने उसको ईरान को बम हासिल करने से रोका, दरअसल उन्होंने रिस्ट्रेन की पॉलिसी अपनाई, और उनको ख़त्म करके जो है आपने एक ऐसा दानव खड़ा कर दिया है, उस एक ऐसी लाल लाइन को पार कर दिया है कि अब ईरान बम भी बनाएगा और ईरान न्यूक्लियर पावर भी होगा और आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये उनका कहना है। और उन्होंने पूरी तरीके से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से वॉर में गए हैं उनको जो है क्रिटिसाइज़ किया है, और ये अमेरिका के लिए एक डेजा वू की फीलिंग है। अमेरिका को इस तरीके के कई वॉर में इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से मैनिपुलेट करके झोंका गया है। जैसे कि आपको याद होगा कि 2003 में जब इराक का इन्वेजन हुआ था, उस समय बोला गया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो इराक ने बना दिए हैं, और सद्दाम हुसैन ने यहाँ तक मान लिया कि आपकी एजेंसीज आ जाएं हमारे देश में जो है तमाम जांच कर लें, आपको जहां जहां इंटेलिजेंस आपके पास में कि वहां हो सकता है वहां हो सकता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि FBI आ जाए, आपकी खुद की एजेंसी आ जाए, इंटरनेशनल एजेंसीज आ जाएं और हमारे यहाँ पे चेक कर लें कि कहाँ है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन इसके बावजूद जो है उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके और ये साबित करने की कोशिश की गई नाटो के कई देशों के सामने कि ये जो है इराक के पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनके पास में केमिकल वेपन है और इस तरीके के वेपन है जिनसे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा सकता है, और उसको आधार बनाते हुए इराक के ऊपर जो है उन्होंने हमला किया। और इराक में आज भी उसके बाद में स्थिरता नहीं आई है, इराक लगातार सिविल वॉर में फंसा हुआ है, और एक तरीके से उस पूरी कंट्री को तबाह बर्बाद करने के बाद में अभी भी USA जो है उसको चला रहा है, उसको रन कर रहा है, और वहाँ से अपना जितना उनके ऑयल रिसोर्सेज हैं उनको लगातार चूस रहा है। तो ये स्थिति है। तो जो मैंने उस दिन भी बोला था कि एक इटालियन जर्नलिस्ट है जिनका ये कहना है कि अमेरिका बहुत खुशकिस्मत है कि वो जहाँ पर भी तानाशाही के खिलाफ युद्ध करने जाता है, जहाँ कहीं भी लोगों की लिबर्टीज़ को और उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पे युद्ध करने जाता है, वहाँ अचानक से तेल निकल जाता है। तो वो स्थिति है अमेरिका की। तो ये तो अंतोगत्वा लड़ाई जो है वो जो दिख रही है वो नहीं है, लड़ाई कुछ और है। लड़ाई क्या है यही बताने के सुल्तान प्रयास कर रहे थे कि इराक में क्या किया गया, और उसके बाद उसको आज तक उस सिविल वॉर के युद्ध में एकदम झोंक रखा है उस देश को। और ईरान में भी वही है, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास है, ये जो ऑयल और गैस उस पर कंट्रोल करने का प्रयास है, जो वेनेजुएला में हुआ, जो ग्रीनलैंड की बात हो रही है, अंत में सारी लड़ाई जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर कब्जे की है। बाकी दावे सब देशों की तरफ से आते रहेंगे जाते रहेंगे, हकीकत जो है सो है। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सौरभ, वो बात ये है कि अभी तक मिडिल ईस्ट में पिछले 50 साल से शांति थी जब से वहाँ पे ऑयल निकला था, क्योंकि समझ दुनिया भर की समझ ये थी कि ये जगह जो है वो पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई करती है, तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी। तो ट्रंप ने और इजराइल ने मिल के जो है उस पूरे के पूरे संतुलन को जो है बिगड़ा दिया है, और अब जो ये संतुलन, ये जब ये धुंध हटेगी, ये जब धूल बैठेगी, तो नए सिरे से जो है सारे रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय जो हम डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं वो एक परिभाषित नई होंगे। डिप्लोमेसी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मुझे लगता है, सुल्तान को लगता है, हम सबको लगता है कि आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो सिचुएशन है जो पिछले 24 घंटों में हुआ है और वॉर की जो इंटेंसिटी है वो किस तरीके से बढ़ी है और कैसा इसका असर हमारी आपकी ज़िंदगी में दुनिया पर आ सकता है, इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। न्यूज़ प्रिंस देखते रहें, सब्सक्राइब करते चले। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हमारे साथी अभय पटेल। शुक्रिया।